हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं विद क्वेश्चंस। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आने वाला है, यह आता है हमेशा। तो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो वो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम या हमारे आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको पता ही है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम और उसके कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। तो गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो उसको समझेंगे अपन। गाउस का नियम, ठीक है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, गाउस का नियम। तो वो जब गाउस एक वैज्ञानिक था, जैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम के बाद आया गाउस का नियम। यानी अगर अपन हिस्ट्रिकल देखें तो कूलाम का नियम पहले आया था और गाउस का नियम उसके बाद आया था। तो वैज्ञानिक गाउस ने क्या करा? वैज्ञानिक गाउस ने विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, और आवेश यानी क्यू। वैज्ञानिक गाउस ने विद्युत फ्लक्स फाई ई और आवेश क्यू के मध्य एक संबंध दिया। आवेश क्यू और फ्लक्स के मध्य क्या दिया बच्चों? संबंध दिया। ये फ्लक्स कौन सा है? विद्युत फ्लक्स है, तो उसी को उसका नियम बोल दिया। तो क्या कहता है गाउस का नियम? देखिए समझिए इसको। गाउस का नियम क्या कहता है? पहले मैं लिख रहा हूं कि गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार, ठीक है, गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, काल्पनिक का मतलब है कि बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, जैसे मैं बोल सकता हूं परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश यानी इसे मैं बोलूंगा समेशन क्यू। समेशन क्यू का मतलब कुल आवेश। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फाई ई, फाई ई। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है।
अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये गाउस के नियम का कथन है, स्टेटमेंट है, गाउस के नियम का कथन। इसको प्रूफ भी करेंगे अपन, तो समझिए इसको। गाउस क्या कहता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, कैसा भी बंद पृष्ठ हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये बंद पृष्ठ, ये कोई बंद पृष्ठ है नहीं है, ये बंद पृष्ठ हो गया ना, बंद पृष्ठ, बंद क्लोज है, ये बंद पृष्ठ नहीं है ना, ये बंद पृष्ठ। किसी भी काल्पनिक, किसी भी आकृति का, कैसा भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, कोई भी सी उसकी, कोई सी भी उसकी विमा हो, किसी भी आकार का हो, काल्पनिक बंद पृष्ठ, गोलीय हो, घनाभ हो, घन हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, गोला हो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, जो नेट फ्लक्स लेते हैं वो निर्गत लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश उस बंद पृष्ठ में, यानी आवेश इसमें होना चाहिए, अब बंद पृष्ठ में, यानी अगर आवेश बाहर है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आवेश इसमें होना चाहिए। अब चाहे कितने भी आवेश हो, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब जैसे मैंने कहा Q1 माइनस Q2 Q3, तो इस बंद पृष्ठ में आवेश होना चाहिए। तो कुल आवेश कितना हो गया इस बंद पृष्ठ के लिए, आप कहोगे सर Q1 माइनस Q2 और प्लस में क्या हो गया Q3। तो ये आवेशों का बीज गणितीय योग करते हैं, यानी चिन्ह सहित योग करते हैं। धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह आएगा और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका योग करेंगे। तो उस बंद पृष्ठ में, यानी आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो इसे हमने क्या बोल दिया, परिबद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज। परिबद्ध का मतलब क्या हो गया, बाउंडेड। परिबद्ध कुल आवेश यानी समेशन क्यू एवं निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों इसे बोलते हैं गाउस का नियम। तो गाउस के नियम के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, होता है, अर्थात यानी विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स का मान, कुल आवेश यानी समेशन क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ये है गाउस का नियम। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है, फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब है कुल परिबद्ध आवेश, समेशन क्यू का मतलब क्या है, परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है। तो फाई ई का मान हो गया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, फाई ई का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश मतलब उसी में होना चाहिए, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। तो उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब बच्चों इसको मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूं, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, अगर मैं इसे k के रूप में लिखूं, के वही वाला स्थिर वैद्युत नियतांक वाला, यानी मुझे यहां बनाना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर जो 1 मेरे पास है उसका जो RHS है, मैं 4 पाई से ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं बेटा, गुणा कर रहा हूं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये समेशन क्यू है ही मेरे पास। लेकिन ये मान किसका बन गया, के का। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई के इंटू में क्या, समेशन क्यू।
4 पाई के इंटू समेशन क्यू। तो गाउस के नियम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश यानी परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू और 4 पाई के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बच्चों गाउस का नियम होता है। गाउस एक वैज्ञानिक था जिसने फ्लक्स के बारे में बताया। तो फाई ई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आपको ये भी पता है, ये तो गाउस के नियम से फ्लक्स है। अगर मैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लूं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स होता है फाई ई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्या होता है, बंद समाकलन ई डॉट डीएस। इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने जो वृत्त का निशान लगाया है ये बंद पृष्ठ के लिए है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। ठीक है? तो फाई ई बराबर इसे बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रल यानी बंद समाकल। तो फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीएस। क्लियर है? तो ये भी फ्लक्स है जो बंद पृष्ठ से निर्गत है और ये भी फ्लक्स है जो बंद पृष्ठ से निर्गत है। तो हम इन 1 और 3 को इक्वल कर सकते हैं। ये भी फ्लक्स का मान है और ये भी फ्लक्स का मान है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 1 व 3 से। तो फाई ई की मैं वैल्यू रख रहा हूं तो क्या बनेगा, बंद समाकलन ई डॉट डीएस। फाई का मान मैंने क्या रख दिया, बंद समाकलन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद समाकलन ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए भी, और गाउस के नियम में हम जितने भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे सभी में यही काम आएगा। ठीक है? सभी में आपको यही इक्वेशन लगानी है। एक बार गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो और इनको सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना होता है, ई का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें निकालना होता है। ठीक है? तो बंद समाकलन ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास है गाउस का नियम। समझ गए होंगे? तो क्या कहता है, गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, काल्पनिक का मतलब है कि फ्लक्स का मान जो है वो उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। क्लियर है? से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश, यानी जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर ही होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर भी रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। तो ध्यान रखना, गाउस के नियम में ये वाला जो समेशन क्यू है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बहुत जहां केयर रखनी है आपको, बहुत सतर्कता बरतनी है, केयरफुली वाली बात जो होती है। ये समेशन क्यू तो क्या है, ये बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है और यहां ये वाला जो ई है, यानी जो एलएचएस में ई मैंने लिखा है वो कुल विद्युत क्षेत्र होता है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र वो शो करता है, बंद पृष्ठ के अंदर है, बाहर है, कहीं भी हो, ये परिणामी क्षेत्र को शो करेगा। जबकि ये वाला जो समेशन क्यू है वो परिबद्ध आवेश को शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। कैसा होता है ये, परिणामी, नेट। ठीक है? तो ये गाउस का नियम कि फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के रूप में लिखना चाहो तो फाई ई बराबर 4 पाई के इंटू समेशन क्यू, और इसे भी आप लिख सकते हो बंद समाकलन ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ये गाउस का नियम।
ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल देखे चले। जैसे मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन अपन लेके चले। देखो, यदि किसी बंद पृष्ठ में यदि किसी बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव उपस्थित है, एक द्विध्रुव, पढ़ चुके हैं अपन द्विध्रुव। यदि किसी बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव उपस्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। ये क्वेश्चन, यदि किसी बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव उपस्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको, मैंने कहा कोई बंद पृष्ठ है, तो सपोज करो मैंने कोई बंद पृष्ठ मान लिया। ठीक है, ये मेरा बंद पृष्ठ हो गया। अब इसमें एक द्विध्रुव उपस्थित है, तो ये लो भाई द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का जोड़ा, पेयर। तो इसमें रखा हुआ है, तो कह रहा है कि इससे आप फ्लक्स बताइए कितना परिबद्ध होगा, कितना संबद्ध होगा। तो क्या करोगे? गाउस का नियम लगाओगे। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है? फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो समेशन क्यू होता है, ये क्या होता है? कुल परिबद्ध आवेश। कुल परिबद्ध आवेश। तो मुझे बताओ बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना है? बताओ। माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कितना हो गया? 0। यानी फाई ई का मतलब क्या होगा? समेशन क्यू, यानी टोटल आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। तो ध्यान में रखें कि अगर बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव उपस्थित है या एक से ज्यादा भी द्विध्रुव हो, क्योंकि किसी भी द्विध्रुव का परिणामी यानी कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो अगर किसी बंद पृष्ठ में डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो फ्लक्स का मान क्या होता है? 0। क्लियर है? अब आपको पता है कि भाई इस द्विध्रुव के कारण यहां भी क्षेत्र होगा, यहां भी क्षेत्र होगा, यहां भी क्षेत्र होगा, यहां भी क्षेत्र होगा, यानी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। द्विध्रुव के कारण जो E है वो 0 नहीं है। द्विध्रुव है तो विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन परिबद्ध आवेश, कुल आवेश का मान 0 है, इसलिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0, गाउस के नियम से। अब इसमें ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ में, आगे बात समझ में, फाई का मान क्या हो गया? 0। अब इसको ऐसे देते घुमा के कि यदि किसी बंद पृष्ठ में दो द्विध्रुव परस्पर लंबवत उपस्थित है, यदि किसी बंद पृष्ठ में दो द्विध्रुव परस्पर लंबवत उपस्थित है, तो बंद पृष्ठ में यानी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निर्गत होगा?
तो आपको पता है, अब चाहे एक द्विध्रुव हो, दो द्विध्रुव हो, चाहे लंबवत हो, चाहे समांतर, कैसे भी हो, द्विध्रुव वाले केस में समेशन क्यू का मान हमेशा क्या रहेगा? 0। जब समेशन क्यू 0 होगा तो गाउस के नियम से, बाय गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0 because net charge is 0. Enclosed surface bound charge is 0, therefore electric flux will be 0. यानी विद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा? 0, क्योंकि समेशन क्यू, नेट चार्ज क्या है? 0 है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो चलो मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, मैंने कहा यहां चार्ज है Q, यह है Q2, यह है -Q3, यह है Q4, यहां पर कितना है? Q5, यहां है Q6, यहां पर कितना है? Q7। तो मैंने कहा विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, इसका मान बताओ फाई ई का। तो बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे? फाई ई क्या होता है गाउस के नियम से? फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब समेशन क्यू क्या लोगे? Q1 इसे लेना पड़ेगा, बंद पृष्ठ के अंदर है, Q2 को भी लेना पड़ेगा, बंद पृष्ठ के अंदर है, -Q3 को भी लेना पड़ेगा, बंद पृष्ठ के अंदर है। अब Q5, Q4, Q6 और Q7 इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर है, यानी गाउस का नियम में जो परिबद्ध आवेश है उसी से फ्लक्स की आपको गणना करनी है। इसके कारण फ्लक्स में इन आवेशों का कोई योगदान नहीं होगा। तो समेशन क्यू क्या लोगे? Q1 लोगे प्लस Q2 लोगे माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? तो बाहर जो आवेश है वो हमें नहीं लेना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन बात करें। नॉट, देखो गाउस का नियम, गाउस का नियम बंद पृष्ठ के बाहर, गाउस का नियम जो है बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित जो आवेश है, उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। गाउस का नियम का मतलब फ्लक्स की बात कर रहा हूं। तो गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर, ये मैं ऐसे बोल दूं गाउस का नियम, अब सारी बातें लिख रहे हैं, बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता। बाहर वाला जो माध्यम है, बाहर के माध्यम प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। बाहर का जो माध्यम बदल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की प्रकृति बदल दे आवेशों की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है, काल्पनिक बंद पृष्ठ, तो बच्चों इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को मैं नाम दूंगा गाउसीय पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ। कैसा नाम दूंगा? गाउसियन पृष्ठ। काल्पनिक बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, काल्पनिक बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बाहर के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, आवेशों पर निर्भर नहीं करता जो बाहर उपस्थित है। ठीक है, अब देखो जो गाउस का नियम है, वो भी एक मूलभूत नियम है।
क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया जा चुका है। गाउस का नियम एक प्रकृति का मूलभूत नियम होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। गाउस का नियम कैसा नियम है? मूलभूत नियम, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ किया जा चुका है, अप्लाई होता है। तो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और देखें, एक क्वेश्चन देखें। देखो, यदि कोई बिंदु आवेश Q एक घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बिंदु आवेश एक घन के केंद्र पर स्थित है तो उसके किसी एक फलक, शीर्ष, कोर। फलक फेस, शीर्ष यानी वर्टेक्स, और कोर का मतलब भुजा, एज। उसके किसी एक फलक, शीर्ष, कोर से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। ये लो, तो क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु आवेश Q एक घन के केंद्र पर स्थित है तो उसके किसी एक फलक से, एक शीर्ष से, एक कोर से निर्गत विद्युत फ्लक्स की क्या करो बच्चों? गणना करो। देखो सॉल्यूशन। तो भाई हमें पता है, जब मैं किसी घन की बात कर रहा हूं तो ये मेरा हो गया घन, ठीक है। तो क्या भाई घन के सेंटर में चार्ज है, घन के सेंटर पे चार्ज है, तो हो गया बंद पृष्ठ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ये टोटल है, जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा कि इस पूरे बंद पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है गाउस के नियम से? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया कुल विद्युत फ्लक्स। अब हमें पता है कि घन में फलक कितने होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 4 नीचे 4 ऊपर, 8 शीर्ष होते हैं। और भुजाएं कितनी होती है? 12 कोर होती है, 12 भुजाएं होती हैं। क्लियर है? तो पूरे घन से कितना फ्लक्स निर्गत है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 फलकों से, टोटल 6 फलकों से कितना फ्लक्स निर्गत होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8 शीर्षों से कितना फ्लक्स निर्गत होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 12 कोरों से कितना फ्लक्स निर्गत होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे कह रहा है किसी एक फलक से, देखो समझो इसे, ये टोटल फ्लक्स है। देखो, चूंकि 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स, 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पूरे 6 फलकों से टोटल फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका मान कितना है?
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल विद्युत फ्लक्स। 6 फलकों से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना होगा, इसलिए एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इसका मतलब ये हुआ फाई, मैं फलक बोल दूं इसे, फाई फलक। तो 6 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना हो गया, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। ऐसे बच्चों 8 शीर्षों से कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8 शीर्षों से फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों एक शीर्ष से कितना हो जाएगा, 5 शीर्ष। एक शीर्ष से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 12 कोरों से, टोटल 12 कोरों से कितना फ्लक्स है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक कोर से, यानी 5 कोर, कोर मतलब भुजा, 12 भुजाएं, एक भुजा से जो निर्गत होगा फ्लक्स वो होगा Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ना क्वेश्चन, तो ध्यान रखें इसको। सेंटर पे Q है, तो बल रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इस आवेश से बल रेखा ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, तो टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल में क्या हो गया, 6 फलकों से टोटल, 8 शीर्षों से टोटल, 12 कोरों से टोटल, क्लियर है। तो एक से निकाल के भाग देख सकते हैं, आगे चलें। ऐसा ही क्वेश्चन और ले, देखो, यदि किसी घन के एक फलक, पहले वाले क्वेश्चन में केंद्र पे था, यदि किसी घन के एक फलक के केंद्र पर बिंदु आवेश Q स्थित है, तो यदि किसी घन के एक फलक के केंद्र पर बिंदु आवेश Q स्थित है, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करो। गणना करो, ठीक है। पहले तो क्या था, जो हमारा चार्ज था वो सेंटर पे था, यानी वो परिबद्ध था। तो अब कह रहा है एक फलक के केंद्र पर है, यानी कहने का मतलब, अब जैसे मैंने एक घन बनाया, अब यहां पर है चार्ज, ठीक है। तो भैया अब ये परिबद्ध नहीं है, सेंटर में तो परिबद्ध था, ये पूरा बाउंड था, सममित था। तो अब हमें इसको परिबद्ध करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध। तो अगर ध्यान रखिए, गाउस का नियम अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो बंद पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए, परिबद्ध उसमें चार्ज होना चाहिए। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब घन को घन से ही परिबद्ध किया जा सकता है, गोले को गोले से ही परिबद्ध किया जा सकता है। इसमें आधा गोला है, आधा गोला और रख दिया, हो गया परिबद्ध, समझ रहे हो ना। तो हमने किसी आवेश को यहां पर रखा हुआ है एक फलक के सेंटर पर,
तो आपको इसको घन से ही परिबद्ध करना पड़ेगा। तो अपन एक घन और बना देते हैं। मैंने इसको इस तरह और बना दिया एक घन। ठीक है, तो हमने इसको इस घन से क्या कर दिया, परिबद्ध कर दिया। ये अब हो गया ना परिबद्ध। तो भैया बन गए दो घन, एक तो ये वाला घन हो गया और एक ये वाला घन हो गया। अब ये दो घन बन गए, तो ये मेरा परिबद्ध हो गया, परिबद्ध गाउसियन पृष्ठ। हमने इस घन, एक काल्पनिक हमने घन बनाया इसको परिबद्ध करने के लिए। तो एक घन तो ये वाला हो गया, एक घन ये वाला हो गया। तो इस पूरे घनों में, दो घनों में कितना चार्ज है, Q। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो घनों से, दो घनों से निर्गत, दो घनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो गाउस का नियम लगाएंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो घनों से होगा, क्योंकि अब ये जो आवेश है वो दो घनों द्वारा परिबद्ध है, एक तो ये वाला घन और एक ये वाला घन। दो घनों से परिबद्ध है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक घन की बात करें, एक घन से यानी फाई ई, एक घन, तो दो से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये हो गया एक घन से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे एक फलक से पूछ ले, किसे पूछ ले, एक फलक से, एक घन से है फाई ई बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यहां ध्यान रखना, जब आप फलक की बात करो, एक घन से तो हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब फलक की बात करो तो भाग 6 का मत देना, भाग 5 का देना। क्यों, क्योंकि यहां पर ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो फ्लक्स होगा ये यहां पर है, दोनों में कॉमन हो गया, तो अब 5 फलकों से फ्लक्स गुजरेगा। कितने फलकों से गुजरेगा, 5 फलकों से। तो ये यहां कॉमन हो जाता है दोनों में, यहां से फ्लक्स गुजरेगा, यहां से फ्लक्स गुजरेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब घन के किसी एक फलक पर आवेश हो, तो जो निर्गत फ्लक्स है वो 5 फलकों से होगा। तो कहने का मतलब 5 फलकों से कितना फ्लक्स होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से आपसे पूछ ले, तो अगर एक फलक की बात करें, समझ रहे हो भाई, दो घनों से कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक घन से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स होगा वो 5 फलकों से गुजरेगा, क्योंकि ये इसमें कॉमन हो जाता है। जहां पर आवेश स्थित होता है उसको छोड़ दो आप, तो शेष कितने बचे, 5, क्योंकि फलक कितने होते हैं, 6। तो एक पर तो स्थिति है, पहले सेंटर में था, तो सेंटर से तो हर जगह बल रेखा निकलेगी, वो 6 फलकों से गुजर रहा था। लेकिन अब फलक पर है तो 5 फलकों से ही फ्लक्स गुजरेगा। तो एक फलक से कितना हो जाएगा, 5 का भाग दोगे, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे चले।
और ये क्वेश्चन एक, देखो, एक बिंदु आवेश अर्धगोले के पृष्ठ के, एक बिंदु आवेश अर्धगोले के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत फ्लक्स की गणना करो, विद्युत फ्लक्स की गणना करो। ठीक है, देखिए इसको, एक बिंदु आवेश अर्धगोले के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो कह रहा है विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो भाई मैंने इस तरह अर्धगोला बनाया एक, यहां पर चार्ज है, ये हो गया अर्धगोला। अब इस चार्ज को परिबद्ध करने के लिए मैं ऊपर आधी कटोरी और रख दूं, तो हो गया ना पूर्ण गोला। समझ गए? तो अर्धगोले को अर्धगोले से हमने परिबद्ध कर दिया, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है इस तरह। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे करोगे कि दो अर्धगोले हो गए ना, दो अर्धगोलों से कितना फ्लक्स है भाई, इसने दो अर्धगोले में परिबद्ध है, एक अर्धगोला ये रहा पहला और ये दूसरा, एक अर्धगोला दूसरा अर्धगोला, तो दो अर्धगोलों से कितना फ्लक्स होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए एक अर्धगोले से कितना फ्लक्स होगा, फाई ई, एक अर्धगोले की बात मैं कर रहा हूं, तो दो से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ऐसे गाउस के नियम पर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो हमने गाउस का नियम पढ़ा है कि फाई ई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको प्रूफ करेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम के बाद आया था गाउस का नियम। अगर ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो कूलाम का नियम पहले आया था, उसके बाद गाउस ने नियम दिया था, तो गाउस के नियम को कूलाम के नियम से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा टॉपिक हो गया गाउस के नियम की, गाउस के नियम की कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से व्युत्पत्ति। ठीक है बच्चों, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ बाय कूलम्स लॉ। Proof of Gauss's law by Coulomb's law. We are to derive Gauss's law by Coulomb's law. Clear? तो गाउस का नियम हमें पता है क्या होता है, गाउस का नियम, गाउस का नियम यानी हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है,
तो हमें गाउस का नियम जो है, जो फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं केवल क्यू आवेश अगर मान लो परिबद्ध है, किसी बंद पृष्ठ में क्यू आवेश परिबद्ध है, तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इसको प्रूफ करना है, किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। तो देखिए इसके लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया, इस तरह मान लो, किसी भी आकृति का मैंने क्या मान लिया, काल्पनिक बंद पृष्ठ। क्लियर है। अब इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में मैंने माना कि मेरे पास कोई आवेश है, वो यहां रखा हुआ है Q। कितना आवेश परिबद्ध हो गया, Q। तो गाउस के नियम से इसमें कितना होगा, फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे प्रूफ करना है हमें। तो मानो ये Q आवेश है, और सपोज करो इसका यहां कोई पृष्ठ है, ये हमारा एक बंद पृष्ठ मैं मान रहा हूं, काल्पनिक बंद पृष्ठ। यानी इसे मैं क्या बोलूंगा, गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, गाउसियन पृष्ठ। तो मैंने माना यहां पर Q आवेश बाउंड है, परिबद्ध है, और इससे यहां r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। तो अब आपको पता है मुझे फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या लेके चलूंगा, फ्लक्स की परिभाषा फाई ई। क्या लेके चलेंगे, फाई ई। देखिए एक बार, देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो फाई ई बराबर क्या होता है कि भाई बंद समाकलन E डॉट ds, बंद समाकलन E डॉट ds। यानी मैं LHS को लेके चल रहा हूं, मैं किसको लेके चल रहा हूं, LHS को, कि फाई ई बराबर मैं लेके चल रहा हूं, फाई ई को मुझे लाना क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से LHS यानी फाई ई बराबर होता है बंद समाकलन E डॉट ds। तो ये बंद पृष्ठ हो गया, गाउसियन पृष्ठ हो गया, तो ये विद्युत क्षेत्र है और ये ds है। इसको अगर अपन खोलें तो फाई ई बराबर बंद समाकलन ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस का मतलब क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच में कोण है, थीटा ई वेक्टर एवं जो क्षेत्रफल सदिश है डीएस वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है, के मध्य क्या है, कोण, ई डी एस कॉस थीटा। तो अब इसको देखें, हम चित्र को माने कि मैंने क्यू आवेश माना, तो ये मैं पॉइंट ले रहा हूं, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से मुझे फ्लक्स निकालना है, यानी इस क्यू से यहां बलरेखा निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां चारों तरफ से बलरेखाएं निकलेंगी, तो मुझे उसको काउंट करना है। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट पर हमें पता है कि क्यू के कारण जो फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो तो ऐसे होगा, क्यू से आर की दिशा में होगा, क्या बोल दिया, आर कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, ई वेक्टर। यानी इसे अगर मैं ओ पॉइंट मान लूं, तो मैंने माना है ओपी बराबर कितना है, आर। ये पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। ओपी बराबर कितना मान लिया, आर। आर की दिशा में एकांक सदिश क्या है, आर कैप। तो ओपी इज इक्वल टू मेरे पास है स्मॉल आर। तो क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ई होगा, क्यू से दूर। तो अब पूरे फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने क्या करा, इस पूरे बंद पृष्ठ को अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया। तो सपोज करो मेरे पास ये कोई अल्पांश है, इस तरह मैंने क्या मान लिया, कोई अल्पांश मान लिया, ये मैंने कोई अल्पांश मान लिया। इस बंद पृष्ठ में मैंने क्या मान लिया, कोई अल्पांश। तो बच्चों ये मेरा क्षेत्रफल अल्पांश है,
कौन सा अल्पांश है? क्षेत्रफल अल्पांश। ठीक है, अब हमें पता है क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है पृष्ठ के लंबवत, तो ये मैंने ऐसे माना है, तो भाई इसके लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश हो गया ds वेक्टर। इसके मध्य कोण हम क्या मान ले, सपोज करो थीटा। ठीक है, इस पूरे बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए मैं इस पूरे बंद पृष्ठ को इन ds 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 से मिलकर बना मान सकता हूं। तो किसी एक से अपन फ्लक्स निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे समाकलन, तो पूरा बंद पृष्ठ कवर हो जाएगा। इसलिए हमने लगाया सर्किल यानी बंद पृष्ठ के लिए। तो आप देख रहे हैं ई और ds के मध्य कोण कितना है? थीटा। तो आपको पता है कि इस पॉइंट, इस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? देखो फाई ई बराबर बंद समाकलन बिंदु आवेश क्यू के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? k q अपॉन r स्क्वायर। k का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर परिमाण है ds cos थीटा, ds cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फाई ई बराबर कांस्टेंट है Q और ये मेरे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बच जाता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये बच जाता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा ये जो वैल्यू है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है बच्चों? ये सॉलिड एंगल, यानी ये जो मैंने अल्पांश माना था, सपोज करो AB, ये जो सरफेस है ds, इस सरफेस, इस पृष्ठ के कारण ये जो शंकु सा बन जाता है इस पॉइंट O पर, ये जो एंगल होता है ये होता है आपका डी ओमेगा। इसे बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं इसको? घन कोण, सॉलिड एंगल। एक तो होता है एंगल, प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बनने वाला कोण क्या होता है? घन कोण होता है। और ये हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में, आप ध्यान भी रखें। इसको अपन डी ओमेगा से शो कर रहे हैं क्योंकि हमने सरफेस एक अल्पांश लिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन, इसे मैं क्या बोल दूंगा? डी ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का मतलब क्या होता है? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां जो डी ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब इसका जो मान होता है स्पेस के लिए, पूरे स्पेस के लिए इसका मान होता है 4 पाई। यह ध्यान रखें, पूरी समष्टि में इस घन कोण का मान, कुल घन कोण का मान किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। तो देखो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? इसलिए फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रल डी ओमेगा यानी क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 4 पाई के बराबर। ठीक है, घन कोण का समष्टि के लिए, स्पेस के लिए जो कुल मान होता है वो किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। तो मैंने इसको बंद समाकलन डी ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया? 4 पाई रख दिया। तो आप देखो क्या से क्या कट गया? आप देख रहे हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो बच्चों फाई ई बराबर क्या आ गया?
Q upon epsilon naught, which is Gauss's law. तो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा गाउस का नियम है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम एलएचएस लेके चले थे और वो किसके बराबर आ गया? आरएचएस के। हमें प्रूफ करना था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस हमने आवेश क्यू माना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र था ई आर दूरी पर, उसका मान रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां हमें जो बात ध्यान रखनी है कि इस सरफेस के द्वारा, ठीक है, इस सरफेस, इस पृष्ठ के द्वारा जो ओपन एंगल बन रहा है, किसी पृष्ठ के द्वारा जो ओपन एंगल बनता है, जो पॉइंट पर एंगल बन रहा है, किसी बिंदु पर जो कोण बन रहा है, उसे बोलते हैं घन कोण। और घन कोण का टोटल मान कितना होता है? 4 पाई। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने गाउस का नियम पढ़ा, कुछ क्वेश्चन हमने करे और गाउस का नियम हमने कूलॉम के नियम से प्रूफ भी करा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़े समझे ध्यान से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।